नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के युवाओं के लिए अब इंतजार बढ़ेगा, क्योंकि जिस 75% आरक्षण के निजी क्षेत्र में सरकार की तरफ से बात कही जा रही थी, अब वो इंतजार बढ़ेगा। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए अध्यादेश पर विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है। वहीं हरियाणा सरकार मॉनसून सत्र में विधेयक लाने की भी तैयारी में है। हरियाणा सरकार का वादा है कि स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% रोजगार को सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार के साथ साथ अब युवाओं को इसके लिए इंतजार लंबा करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल ने खुद मुहर न लगाकर उससे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा है। अब देखना ही होगा कि क्या राष्ट्रपति की मुहर लगती है या नहीं, क्योंकि दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरा हुआ है और हरियाणा की ज्यादातर इंडस्ट्री दिल्ली एनसीआर में ही पड़ती हैं, जिनमें देश के कोने कोने से लोग आकर, कामगार आकर काम करते हैं। तो क्या ऐसे में महामहिम की मुहर इस अध्यादेश पर लग सकती है? दूसरी तरफ हरियाणा सरकार अगर ये विधानसभा सत्र में स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल पास कर भी देती है, तो वो भी राज्यपाल के पास से होते हुए राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का मसला इतना आसान है जितना हम सोच रहे हैं? क्योंकि ऐसा होने से उन लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर में रोजगार पाना मुश्किल हो जाएगा, जो लोग यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों से रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। और क्या हरियाणा में काम कर रही औद्योगिक कंपनियां इसके लिए तैयार होंगी? क्योंकि ऐसा होने से लेबर महंगी हो सकती है। और इसके साथ साथ सवाल ये भी कि अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है तो फिर उद्योगों का भी हरियाणा से पलायन हो सकता है। ऐसी भी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि सस्ते कामगार, मजदूर, कर्मचारी अगर किसी कंपनी को चाहिए होंगे तो हो सकता है कि कंपनी उसके लिए जगह को भी छोड़ दे। ये कुछ एक सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और जो सपना है युवाओं का कि निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार मिले, वो कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कंपनियां इसके लिए कितने तैयार हैं, और क्या महामहिम की मुहर इस अध्यादेश पर लग जाएगी, और नहीं लगेगी तो फिर अगला कदम क्या होगा? इन सवालों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अरविंद भारद्वाज, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरविंद भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संजीव भारद्वाज हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। संजीव भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले अरविंद भारद्वाज जी, आप इसे जानेंगे, अध्यादेश राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा है, उन्होंने लंबे समय तक अपने पास रखा, खुद विचार किया, अब उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। लेकिन सवाल यही बड़ा अहम है कि दिल्ली जो है वो हरियाणा के 3 तरफ से घिरी हुई है, और ज़्यादातर यहाँ पर जो उद्योग हैं वो दिल्ली एनसीआर में ही हैं। रोजगार के लिए ज़्यादातर लोग आते कहाँ से हम सब जानते हैं। तो क्या ऐसे में ये संभावना बनती हुई नजर आती है कि इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए उस पर राष्ट्रपति की मुहर लग सकती है? जी बिल्कुल, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत वो राज्यपाल महोदय जी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा गया है वो बिल, और जल्दी वो वहां से भी अप्रूव होकर वो आएगा और वो लागू होगा। क्योंकि कोई भी बिल लागू करने के लिए महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति जरूरी होती है। तो एक संवैधानिक एक प्रक्रिया है जिसके तहत वो गया है, इसमें कोई रुकावट अड़चन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हरियाणा प्रदेश के नौजवानों से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी इसमें समय ज्यादा नहीं लेंगे। और रही बात इसकी कि उद्योगों को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा,
तो देखिए पहले भी ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नया तरह का कोई कानून इस प्रदेश में आया है। इस तरह के अध्यादेश पहले भी दूसरे प्रदेशों में लागू हो चुके हैं। चाहे बात हिमाचल की जाए, उत्तराखंड की जाए, तमिलनाडु की जाए, महाराष्ट्र की जाए, तो और भी कई प्रदेशों में इस तरह के कानून वहां की सरकारों ने कहीं 70%, कहीं 80% आरक्षण अपने स्थानीय जो युवा हैं उनको दिया है। अभी मध्य प्रदेश में एक और नई चीज हमने सुना अभी 4-5 दिन पहले कि सरकारी नौकरियों में 100% वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही मौका देंगे। तो इस तरह की नीतियां पहले भी और भी प्रदेशों में, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जब ये बिल आया, गुजरात में आया, मध्य प्रदेश में आया, तमिलनाडु में आया, तो ऐसा नहीं है कि वहां की इंडस्ट्री मूव कर गई या वहां की इंडस्ट्री चली गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री के बीच में और नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों के बीच में एक सामंजस्य बना सकें। सरकारों ने उन्हें फायदे भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती सरकार ने उद्योगपतियों पर या इंडस्ट्री के ऊपर ये बिल थोपने का प्रयास किया है। इसको लागू करने के लिए पहले हमारे खुद डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जाकर सर्वे किया, उद्योगपतियों की राय इस पे ली है, विशेषज्ञों की राय, जो उद्योग से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उनकी राय ली है, उसके बाद ही ये बिल पास किया गया है। तो इसलिए इससे किसी तरह का कोई इंडस्ट्री को नुकसान नहीं, बल्कि इस बिल के आने के बाद से आप देखें कुछ नई इंडस्ट्री अब हमारे यहाँ हरियाणा में और भी आने जा रही हैं, जो कि पहले चाइना में अपने प्लांट लगाना चाहती थी, अब वो इंडिया में और खास तौर पर हरियाणा में अपने प्लांट लगाने में इच्छुक हैं। तो इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जो वर्क फोर्स है हमारी, जो वर्क पावर है हरियाणा प्रदेश की, वो बढ़ेगी। हरियाणा का नौजवान जो काबिल है, जो मेहनत कर सकता है और किन्हीं वजह से घर बैठा हुआ है, उसे रोजगार मिलेगा। तो इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है और जल्द ही ये हरियाणा प्रदेश में लागू हो जाएगा। जी संजीव भारद्वाज जी से पूछ लेते हैं। संजीव भारद्वाज जी, कितना आसान है ये कदम? आपको लगता है कि ये सब बहुत जल्दी होने वाला है? क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ, भौगोलिक परिस्थितियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भौगोलिक परिस्थितियाँ अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा की थोड़ी सी अलग हैं। और हरियाणा में 2-3 शहर ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं, और उन उद्योगों में जो काम करने वाले लोग हैं वो हरियाणा के उतने नहीं हैं जितने कि बाकी अन्य प्रदेशों के हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये बहुत आसान रहेगा? आपकी तरफ से सरकार जो इस पूरे मसले को लेकर जो कानून बनाने जा रही है, कानून बनाने की बात कर रही है, जो बिल लेकर आने की बात कर रही है, उसमें आपका कितना सहयोग रहेगा? कितना आप लोग इस बात को लेकर सरकार के साथ रहेंगे? लेकिन सबसे पहले सवाल यही है कि कितना आसान है 75% हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार मिलना? शमशेर जी, आप इस बिल को, अभी ये बिल पाइपलाइन में है, ये क्या इसका मसौदा पास होके आता है? महामहिम राज्यपाल जी ने अभी राष्ट्रपति जी को भेजा है, जैसे बता रहे हैं भेजेंगे। उसके बाद क्या होके आता है, मैं आपको इस बिल के संबंध में बताऊं। ये प्रावधान जब CLU मिलता है, हम बार बार, पहले भी ये डिबेट इस चैनल पर हुई है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रावधान काफी सालों से चला आ रहा है कि इतने % सर्विसेज आप लोकल हरियाणा प्रदेश के व्यक्तियों को, बच्चों को देंगे। आज भी इस बिल को एक माध्यम बना के जुगलेबाजी करी जा रही है। आज भी इसके अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ें, जो कैबिनेट का फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि अगर यदि यहाँ के ना मिले, यहाँ के युवा ना मिले, तो दूसरी जगह के आप ले सकते हैं। आप बताएं, सेम प्रावधान पहले था, सेम बातें अब भी इस बिल के तहत ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन आज बहुत जल्दी होगी, इसके बारे में हम कोई अपनी राय दें, अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। हमारी कुमारी शैलजा जी, हमारी अध्यक्षा ने बार बार ये बात कही है कि ये प्रावधान पहले भी था, ये लोगों को सिर्फ बड़ौदा का इलेक्शन है या यूं कहें जब भी कोई इलेक्शन हरियाणा प्रदेश के अंदर आता है, एक नई बात ये साझा सरकार छेड़ देती है लोगों के बीच में। कब होगा, कैसे होगा, कैसे ये लागू होगा, ये सारी बातें अभी सपनों की दुनिया में है। जब आएगा, इसका जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, तब ये बहस जायज तौर पे, जायज ढंग से की जा सकेगी। मैं समझता हूँ इस वक्त
इस बहस का या इस मुद्दे का ज्यादा शोर नहीं, मचा के देखिए बोलना कोई फायदे मुद्दा वाली बात इसलिए नहीं। जरूरी है, चाहे चुनाव हो न हो, लेकिन रोजगार तो मुद्दा हमेशा रहा है, रोजगार मुद्दा रहेगा। इसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, रोजगार को लेकर जो जवाब है उनको देने भी पड़ते हैं। लेकिन इसलिए ज़रूरी है मुद्दा इस पर चर्चा करना कि अगर ये बिल कानून बन जाता है, पास हो जाता है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, दिल्ली एनसीआर की परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, वहां पर ये पॉसिबिलिटी बनेगी क्या कि कंपनियां इसको स्वीकार करेंगी कि नहीं करेंगी? कंपनियों को भी स्वीकार करना जरूरी है, कितनी भी चर्चा कर ली जाए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी उसी मजदूर को, उसी कर्मचारी को नौकरी देती है, प्राइवेट कंपनी, जो और दूसरे लोगों के मुकाबले कम पैसे में और उतना ही काम करता है। तो आसान तो नहीं है ना। शमशेर जी, आप देखें, जहां तक मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी का सवाल है, इसने अपने 6 साल के कार्यकाल के अंदर कितनी नौकरी हटाई है और कितनी दी है, ये बार बार हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता बार बार बताते आए हैं कि डबल ट्रिपल नौकरियां लोगों की हटाई है इन्होंने, और नौकरियां 7,800 कुछ नौकरियां इन्होंने पिछले कुछ सालों में दी है। जहां तक आपका एनसीआर का सवाल है, ये समस्याएं तो इस बिल के अंदर क्या पास होगा और कितने नए उद्योग ये ला पाएंगे, ये ला पाएंगे भी या नहीं ला पाएंगे, वो एक्ट उनके ऊपर जब ये बताएंगे, लागू करेंगे, तो कितनी कंपनी उस एक्ट को मान के यहाँ आएंगी, ये सारा आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि वो प्रावधान ऐसा ना हो। पहले प्रावधान था कि भाई आप 75% ले, अगर कोई इन्होंने ऐसा प्रावधान लगाया तो कंपनियां यदि आई, मैं कहता हूं 75% प्रावधान हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हमें अपने प्रदेश के युवाओं के लिए सोचना पड़ेगा और बहुत हम इस बात का स्वागत करेंगे यदि कंपनीज आके युवाओं को लगाती हैं, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी इसका प्रावधान रखा हुआ है। लेकिन ये क्या इसका मसौदा होगा, क्या इसका ड्राफ्ट होगा, ये सब बातें कंपनीज का आना, उसको लागू करना, ये बहस इस वक्त, ये डिबेट इस वक्त, शमशेर जी, मैं समझता हूँ पूरी कारगर नहीं। आप क्या मानते हैं? आप साथ हैं इसके? 75% युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, और आप जिस इसके अंदर जो भी प्रावधान होंगे उन सभी प्रावधानों को, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपकी पार्टी के अकॉर्डिंग भी है, सरकार जैसा चाहती है, तो उसके लिए आप लोग क्या तैयार हैं? नहीं, हम लोग तो पहले ही इस प्रावधान को लागू करे हुए हैं और हमने अपने टाइम में इसका ध्यान रखा है, युवाओं को लगाया। ध्यान रखना सर, प्रदेश के कानून बन युवाओं जाना, को क्यों नहीं लगाना कानून चाहेंगे बन हम? जाना, कानून बनना, ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। तो मैं चाह रहा हूं कि कानून बन रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस साथ होगी क्या? आपने कई सारी बातें की, प्रावधान क्या होंगे, इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, कंपनियां कितने तैयार होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन अगर सारी की सारी वही चीजें जो आप लोग सोचते हैं वो सरकार कर रही है, तो आप लोग साथ हैं क्या? शमशेर जी, हम हर उस कानून के, हर उस चीज के साथ हैं जो मेरे प्रदेश के, हमारे प्रदेश के लोगों को फायदा पहुंचाता हो, युवाओं को नौकरी देता हो। लेकिन अभी ये बहस कैसे करी जा सकती है कि वो कानून ये क्या ला रहे हैं, किस तरह से, साथ ही साथ हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि जो उद्योग पहले लगे हुए हैं अभी भी दौड़ रहे हैं, तो अभी सारे दौड़ जाएं, फिर कौन युवा लगेगा? इसको पहले तो इसलिए तो हम कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं एक तरफ तो अरविंद भारद्वाज, माफ कीजिए संजीव भारद्वाज जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि चर्चा अभी ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब चर्चा होगी तभी तो विचार होगा। आप लोगों की बातें सरकार तक पहुंच रही हैं, हमने इसलिए तो मंच तैयार किया कि आप, हो सकता है कि विधानसभा में आप लोग कई बार कहते हैं मौका नहीं दिया जाता, तो मीडिया तो जरिया है ना कांग्रेस के लिए बात रखने का। आपने ये कहा कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप कुछ बातें बता सकते हैं इसमें क्या होना चाहिए, उन उद्योगों के लिए क्या होगा जो पहले से लगे हुए हैं, उन उद्योगों के लिए क्या होगा जो आने वाले समय में लगेंगे, तो इसलिए चर्चा का विषय है। आप कह रहे हैं कि चर्चा का विषय नहीं है। अरविंद जी, इस वक्त आप बताएं, जब हम ये कह रहे हैं कि ये प्रावधान बहुत सालों से लागू है कि 75% यहाँ के युवाओं को मौका देना है, चांस देना, लगाना है, लेकिन उसके लागू होने के बाद उसको कानून की शेप देना, उसके कानून के शेप देने के बाद क्या चीज आती है,
हर उस बात के कांग्रेस पार्टी साथ है जो यहाँ के युवाओं के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन उसको देख तो ले वो है क्या। कभी ऐसा ना हो कि सारे उद्योग यहाँ से दौड़ ही जाए। चले, आपके चिंता जायज है, आपकी चिंता जायज है और ऐसा होना भी चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। अरविंद भारद्वाज जी, ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा संदेह बना हुआ कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सारी चीजें समाहित की जाएंगी, और अगर ऐसा ना हो जाए कहीं कि जो उद्योग लगे वो भी यहाँ से पलायन कर जाएं? शमशेर जी, पहली बात तो ये है, मेरे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता बात कर रहे हैं वो एक कह रहे मिनट हैं कि रोकूंगा, इस तरह का आनंद मलिक साहब मेरे प्रावधान। साथ जुड़ गए, मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद जी, आनंद मलिक जी का भी स्वागत कर लेता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अरविंद जी, बात पूरी कीजिए। तो शमशेर जी, कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता हैं, एक और तो वो ये कहते हैं कि इस तरह का 75% जो आरक्षण है स्थानीय युवाओं का, वो कांग्रेस पार्टी ले आई थी। अगर साहब आप ले आए थे तो आपने लागू क्यों नहीं किया, और अगर आपने लागू किया तो कंपनियों की स्थिति क्या है। मारुति जैसी कंपनी में जो हरियाणा में दशकों से लगी हुई है, आज 10% कर्मचारी भी मूल हरियाणा के निवासी उसमें काम नहीं करते। तो पहले तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ये मानते हैं कि हमने प्रावधान लाए थे तो फिर लागू ना करा पाने के लिए माफी मांगे। और अगर आप नहीं लाए थे और आज की सरकार कोई अच्छा काम करना चाह रही है तो आपको बधाई देनी चाहिए। आपको हमारी जो सरकार है जजपा और भाजपा की, उसको बधाई देनी चाहिए कि वो एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ कमियां ढूंढना, इफ एंड बट उसमें ढूंढना, इससे काम नहीं चलता। देखिए, आप नहीं कर पाए, इसीलिए आज ये स्थिति है कि आज हरियाणा प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो इसी वजह से है कि आप कुछ नहीं कर पाए। आज अगर कुछ करना चाहते हैं हम लोग, आज दुष्यंत चौटाला जी कुछ नया करना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए, तो उसका स्वागत कीजिए। एक अच्छे सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाकर उसका स्वागत कीजिए। उसमें कमियां मत ढूंढिए। सिर्फ कमियां ढूंढने से आपका काम नहीं चलेगा। जो अच्छे काम है उनका स्वागत कीजिए। देखिए, एक चीज, आप जो कंपनी की बात कर रहे हैं कि उद्योग चले ना जाए, उद्योग जो जाते हैं उसकी वजह वो होती है जो आपकी सरकारों में हुआ था। मारुति कंपनी में एक मैनेजर को जिंदा जलवा दिया था हुड्डा साहब की सरकार में। वो वजह थी जिसकी वजह से कंपनी और कंपनी के मालिक डरते हैं किसी प्रदेश में उद्योग लगाने में। इस तरह से कोई कंपनी वाला नहीं डरता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूपी का आदमी काम करे, हरियाणा का काम करे, बिहार का काम करे। उन्हें काम कराने से मतलब है। उनके लिए सरकार फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उनकी मदद करे सरकार, ये कंपनियां चाहती हैं। ये नहीं कि उनके मैनेजर को जिंदा जला दिया कंपनी में बंद करके। ये आपकी सरकारों ने किया, जिसकी वजह से कंपनियां आपके सरकार के टाइम में चली गई थी। आज कोई कंपनी जाने वाली नहीं है, बल्कि सैकड़ों कंपनियां आने वाली हैं। और आप देखना, लगभग 1 लाख से ज्यादा रोजगार अब हाल ही में कुछ ही दिनों में हमारे हरियाणा प्रदेश में नए जनरेट होंगे, क्योंकि नई बहुत सी कंपनियां आ रही हैं प्रदेश में, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश को और प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को फायदा होगा। इसलिए आपको तो स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, मलिक साहब से पूछ लेते हैं। भारद्वाज जी, मलिक साहब से पूछेंगे। मलिक साहब, जो 75% युवाओं को निजी क्षेत्र में, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का जो विषय है वो काफी पुराना है, और इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चाहे जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रही हो, दोनों ही पार्टियों ने ये कोशिश की थी चुनाव में वोट लेने के लिए, तो ये दोनों पार्टियों के लिए मुद्दा बड़ा है। पर एक सवाल जहन में आता है कि अगर इस पूरे प्रकरण को लेकर हम बात करें तो हरियाणा में क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो पाना, 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल पाना? क्योंकि एक सवाल दिमाग में आ जाता है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल हब जहां हैं, वो फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, सोनीपत में, वहीं पर उद्योग ज्यादा हैं। तो कितना आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? क्या इसको मंजूरी मिलेगी, नहीं मिलेगी? कानून बनेगा, नहीं बनेगा? कई सवाल हैं। देखो, कानून बनाना तो विधानसभा के हाथ में, वो कानून तो बना देंगे, उसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है जी। पहले देखो, मैं तो HSIDC में रहा हूँ ना, 6 साल रहा हूँ। ये सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट मैंने बनवाई थी जी जी। उसमें ये जो HSIDC जो प्लॉट देते थे, उसमें ये प्रावधान था, एग्रीमेंट था कि क्लास 3 नहीं, क्लास 4 75% हरियाणा के लगेंगे। अब ये जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट राई थी, इसकी एक फैक्ट्री मैंने एक लोकल लड़के को लगवाना था। कहते जी जगह नहीं, मतलब क्यों नहीं भाई, तुम 75% हरियाणा लगा रखे लगाने, आपने सारे बिहारी लगा रखे हैं वहाँ। और 2000 तनख्वाही बजाय 1200 उनको तनख्वाह देते थे। कहते जी इतने में खुश मत, ये बिहार के हरियाणा क्यों नहीं लगाए?
कहते जी सब ना आधार वोटिंग कार्ड सब कुछ हरियाणा बनवा रखा है, हमें क्या पता है बिहार के बिल्कुल। तो 75% का प्रावधान क्लास 4 में तो पहले से है, क्लास 3 में नहीं है। अब ये जैसे भाई साहब कर रहे थे ना बीजेपी वाले कि ये जेजेपी से मारुति को चलवाया, ये जेजेपी से अरविंद भारद्वाज जी, जेजेपी प्रवक्ता है। हाँ जेजेपी, वो एक ही बात आजकल बीजेपी जेजेपी ये कह रहे थे ना कि मारुति को सरकार ने चलवाया, तो पार्टली ट्रू पार्टली रॉन्ग। वो तो जलाने वाले जितने लड़के थे वो सारे रोहतक के इसके हरियाणा के ही थे। ये कह रहे ना कि हरियाणा के आगे थे, तो जलाने वाले सारे हरियाणा के थे, प्रदेश के नहीं थे। लेकिन वो एक अलग बात है, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट थी। मलिक साहब सरकार किसकी थी? सरकार क्या करे, जो कोई जला दे, सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया, सारे गिरफ्तार कर लिए, सरकार ने गिरफ्तार कर दिया। और क्या कर सकती है सरकार? आपकी सरकार, एक मिनट, आपकी सरकार में झगड़ा हो गया, आग लगा दे, उसमें आपका तो रोल नहीं ना। एनीवे मैं उस इश्यू में नहीं जाता, उसका जवाब भारद्वाज जी देंगे। मलिक साहब सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। वो ऐसी घटना नहीं थी जो एकदम हो गई थी, अचानक हो गई थी। उस स्ट्राइक के बारे में प्रशासन को पता था, वो कई दिनों से चल रहा था स्ट्राइक का मामला, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई। इसके लिए जिम्मेवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, इनकी सरकार जिम्मेवार थी, लॉ एंड ऑर्डर फेल था उस समय। एक जिंदा मैनेजर को जला दिया, कौन कंपनी वाला कंपनी लगाएगा ऐसे प्रदेश में जहाँ मैनेजर को जिंदा जला दिया गया हो? उस वक्त चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री थे लेबर के, मैंने उनको कहा, मैं देखिए साहब, इनमें इतनी नौकरियां निकलती है, हमारे बच्चों को मिलती नहीं, फिटर की है, प्लम्बर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं लगता कौन सी का। तो मैं जितनी इंडस्ट्रियल स्टेट है सबका एक अलग से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनवाइए, ताकि हर एक इंडस्ट्री के ऊपर ये बाइंडिंग हो कि जो आपके पास वैकेंसी है वो उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाए। अब बच्चे धक्के खाते फिरते हैं, यदि आपकी नौकरी में कोई मिल जाएगी, फिटर की जॉब नहीं दी, फिर किसी और से पूछते हैं आपकी इस फैक्ट्री में फिटर की जॉब मिल जाएगी। अगर एक सारी इंडस्ट्रियल स्टेट का ये जरूरी है, अगर इस कानून को क्रियान्वित करना ना बहुत अच्छी तरह से, तो मेरी सजेशन है भारद्वाज साहब को कि एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुलवाए फॉर ऑल द इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन हरियाणा। जिस इंडस्ट्री में जो वैकेंसी खाली है वो उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भेजे, और वहां जाके बच्चों को पता लग जाए कि भाई फिटर की जगह इतनी वैकेंसी और फला फला फैक्ट्री के अंदर है, और वो जाके अप्लाई कर दे, तो लड़कों को नौकरियां मिल जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है, 75% होगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जी हमें जबरदस्ती हरियाणा के बच्चे लगाने पड़ेंगे, हम भाग जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। हरियाणा में काफी काबिल बच्चे हैं, ये ठीक है, इंटरव्यू वो लेंगे, उस इंटरव्यू में सिफारिश से नहीं, आ रहा हूँ, एक मिनट, एक सेकंड, उस इंटरव्यू में सिफारिश से नहीं चलनी चाहिए कि लड़के को लगाना है, ये मेरा खास आदमी इसको लगाना है। अगर ये चीज नहीं होगी तो बिल्कुल कोई नहीं भागेगा, और ये कानून बड़ी अच्छी तरह से कार्यान्वित होगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप कराना इज एसेंशियल टू मेक दिस प्रोग्राम ए सक्सेस। बिल्कुल, ये एक बड़ा पॉइंट आपने रखा, जो हम जवाब लेंगे अरविंद भारद्वाज जी से, और साथ में ये भी जानेंगे आपसे कि जो रोजगार में 75% आरक्षण की बात हो रही है, उसमें क्राइटेरिया क्या होगा? क्या 4th क्लास, 3rd क्लास, या सभी वर्ग के हाँ, ये तो है स्टेट ना, HSIDC के जितने भी प्लॉट है उसमें तो एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो वो प्लॉट मिलता है वो सब बनाता है, उसको 70% क्लास 4 के हरियाणा के लगाने पड़ेंगे। वो नहीं लगाता, कोई चेक ना करता, वो बात दूसरी है। बिल्कुल, ये उससे ऊपर की या वो जिनको लगा रखे हैं वो एक्चुअल हरियाणा के नहीं है, लेकिन उन्होंने वोटिंग कार्ड बनू के भी बाहर क्या है, उन्होंने हरियाणा के बासिंदे बन गए, वो लग गए। ठीक है अरविंद भारद्वाज जी, इसका जो प्रारूप की बात हम कर रहे हैं, प्रारूप की बात करना जरूरी है। क्या चीजें खास, कुछ तो चीजें ऐसी होंगी जो जिनका कुछ तो मसौदा तैयार किया गया होगा, क्या बड़ी बातें हैं इसमें? शमशेर जी, सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 4th क्लास का पहले था HSIDC में, परंतु वो लागू नहीं होता था। ज्यादातर कंपनियां ऐसी थी जो उसे फॉलो नहीं कर रही थी। अब हम नया जो बिल लेकर आए हैं, हमारी यही मंशा है कि हम उसे हर हाल में फॉलो करें, और जैसे मलिक साहब ने कहा कि एक कॉमन होना चाहिए ताकि किसे रोजगार की जरूरत है और कहाँ रोजगार है ये पता चल सके। इसीलिए मलिक साहब दुष्यंत चौटाला जी ने पहले ही इस बात को समझते हुए एक कॉमन पोर्टल बना दिया, जिसमें सभी जितने भी उद्योग हैं हरियाणा में वो सभी उससे जुड़ गए हैं, और वो अपनी वैकेंसीज उसमें डालते हैं कि हमारे पास इतनी फला वैकेंसीज हैं, और उसी पोर्टल पर हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं
उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, या जितने भी रोजगार जो विभाग में जो अप्लाई पहले से किए हुए हैं उन सब का डाटा उस पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है। और वो कॉमन पोर्टल ऐसा है जहां से रोजगार पाना नौजवानों के लिए बहुत आसान होगा। और इसके ऑफिस का उद्घाटन अभी पंचकुला में भी किया गया है, स्पेशल इसके लिए अलग से एक ऑफिस कार्यालय इसका बनाया है पंचकुला में, जो सिर्फ इसी पर काम करेगा, किस कंपनी में रोजगार है और कौन बेरोजगार है जो उस जॉब के लिए बिल्कुल सुटेबल है। दूसरी 50,000 तक की नौकरियां जो है, सैलरी जो है, उन पे लागू है। तकरीबन यही माना जाए जो मलिक साहब कह रहे हैं कि 4 क्लास और 3rd क्लास इसमें पूरी तरह से समावेश होती है, इसमें इस पर ये अप्लाई होता है। तो इस तरह से जो ये कोशिश है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा प्रदेश, इस कोशिश से हरियाणा प्रदेश के एक एक बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, परंतु ये एक ऐसा प्रयास है जिसकी वजह से, क्योंकि हरियाणा में उद्योगों की कमी नहीं है, इसीलिए अगर हरियाणा प्रदेश में ये नियम लागू हो जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या होगी। बिल्कुल, ये छोटा सा एक सवाल और पूछ लेता हूँ, वक्त का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। संजीव भारद्वाज जी से पूछ ले। तो संजीव भारद्वाज जी, आपने 2 लोगों के रिएक्शन सुना और कुछ मोटी मोटी बातें बताई कि 50,000 तक सैलरी की बात हुई। दूसरा, इसमें ये भी बात रखी गई, चाहे वो 4th क्लास या 3rd क्लास से पहले से इसको लेकर तैयारियां चल रही है, पोर्टल को लेकर बात हो रही है, तैयार हो गया है, उद्घाटन हो गया है, तो कुछ तो चीजें क्लियर हुई हैं। इसको लेकर क्या रिएक्शन आपका? शमशेर जी, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो मैं अपने साथी प्रवक्ता अरविंद जी से बताऊं कि 6 वर्ष में जो चीज पहले से कानून था, प्रावधान था, इन्होंने 6 वर्ष में, 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि इन्होंने लगाए नहीं, ये नहीं लगाए। ये कितने उद्योग नए लगाए और उस कानून को किस तरह से मौजूदा बीजेपी सरकार ने, मान लिया ये लोग 1 साल से हैं, लेकिन इन्होंने पिछले मौजूदा सरकार ने 6 साल में क्या युवाओं की तरफ कोई लगाने का काम किया। दूसरी बात, इसके अंदर आप देखिए शमशेर जी कि आज मौजूदा सरकार के अंदर 6 साल के अंदर आप आरटीआई के तहत ये मंगवा लो, कितने लोग सरकारी नौकरी लगे, कितने लोग गैर सरकारी नौकरी लगे, तो आपको मौजूदा सरकार की नीयत बिल्कुल सामने आ जाएगी कि लगने वालों की संख्या कम है, हटने वालों की संख्या सड़कों पे, हर जिले में सड़कों पे बैठी 9 महीने में कौन सी। चले, मुझे वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता, बहस का विषय लगातार बना रहेगा, मैं रोकूंगा आप सभी को। भारद्वाज जी, अरविंद जी, शुक्रिया आपका। संजीव भारद्वाज जी, आपका भी शुक्रिया। और आरएन मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रारूप को लेकर बात हो रही है, कुछ चीजें साफ हुई हैं जो अभी निकलकर सामने आ रही हैं कि 50,000 रुपये तक के जो नौकरियां होंगी, वहां तक के लिए 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को इसमें होगा। पोर्टल तैयार हो गया, जैसे मलिक साहब बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऐसा बना दिया जाना चाहिए। तो अगर पारदर्शिता के तहत इस प्रकार के काम किए जाएंगे, उसमें सिफारिश नहीं होगी। और जो एक और चिंता मलिक साहब इसमें अपनी जता रहे थे कि बाहर के लोग आते हैं, यहाँ उनका वोटर कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड तक बन जाता है, सारी चीज़ें होती हैं 2 नंबर में, जिस तरह से काम होते हैं वो सब जानते हैं। अगर उसी तरीके का काम यहाँ पर होता रहा तो फिर जो हरियाणा के युवाओं को रोज़गार देने के लिए सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं सवालों में आ जाएगी। और सवाल तभी खड़े होते हैं जब उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, पारदर्शिता नहीं होती है। लेकिन कानून बन जाएगा, सरकार की मंशा इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, कंपनियां किस तरीके से युवाओं को रोजगार देंगी, क्या अंदर खाने या भीतर भीतर कोई नई भर्तियां हो जाएंगी, या फिर सारी की सारी जो भर्तियां होंगी वो सरकार के दिशा निर्देशन में होंगी। अगर सरकार के दिशा निर्देशन में होंगी, और जो कई बार हम देखते हैं सफ़ेद पोश किस तरीके से अपने अपने लोगों को नौकरियां दिलवाने के लिए काम करते हैं, वो दबाव नहीं बनाया गया कंपनियों पर। अच्छे लोगों को कंपनियों में रोजगार देने के लिए सरकार सिफारिश करेगी। टैलेंटेड युवाओं को, जिनको हाथ का काम आता है, कंपनियों में कैसे काम करना, फिटर का, प्लम्बर का काम कैसे करना आता है, बेहतर कुशल कारीगर मिलेंगे तो कंपनियां सरकार के साथ चलेंगी। और अगर वहाँ सिफारिश हो जाती है तो फिर जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कई बार सिफारिशों को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होता है, तो फिर कंपनियां इस बात से नाराज़ हो सकती हैं और उस नाराज़गी का असर ये पड़ेगा कि कंपनियां हरियाणा से पलायन भी कर सकती हैं और नई कंपनियां यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करने के लिए भी कहीं ना कहीं चिंतित हो सकती हैं। लेकिन अच्छा कदम है, बेहतर कदम है, सरकार की तरफ से उठाया गया है, कानून बन जाएगा ऐसी उम्मीद है। पर उस कानून बनने के बाद उसको लागू करवाना वो सबसे बड़ा काम होता है, जो एक चुनौती किसी सरकार के लिए होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।